धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। देश में कुछ हो जाए, विदेश में कुछ हो जाए, यानी दुनिया जान में कुछ भी हो जाए, उसके भीतर, उसके अंदर से कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ लिया जाता है कि भारतीय मुसलमानों को परेशान किया जा सके, टारगेट किया जा सके। जैसा कि आप जानते हैं, फिलिस्तीन में जो जंग शुरू हुई है इजराइल से, उसका आज 5वां दिन है और पिछले 5 दिनों से एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है भारत में कि भारत के मुसलमान हमास जैसे आतंकी संगठन को सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि ये भी एक बहस का मुद्दा है कि क्या हमास किसी तरह से कहीं पर भी किसी भी देश में जो है आतंकवादी संगठन है या उसको आतंकवादी संगठन घोषित करने की कभी कोई प्रक्रिया भी आगे बढ़ी है। सवाल यह है कि क्या फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट करना मुसलमानों के लिए जुल्म हो गया। यह बात इसलिए अहम हो रही है क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जरा सा प्रोटेस्ट क्या किया। पहले वीडियो वायरल करके बवाल मचाया गया, फिर FIR दर्ज की गई, फिर उसके बाद भगवा गैंग के लोग सड़कों पर निकल आए और कहने लगे कि इनको गिरफ्तार करो, पुतले जलाने लगे। यति नरसिम्हानंद सरस्वती तो सीधे तौर पे आदित्यनाथ योगी के बारे में अपशब्द बोलने लगा और कहने लगा कि अगर अपने बाप की औलाद है तो बुलडोजर चला के दिखा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर। तो एक हंगामा बर्पा हो गया है। तो इसके जहां राजनीतिक मायने निकलते हैं वहीं कानूनी पहलू भी बहुत सारे होते हैं। तो इन्हीं सब चीज के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। स्काइप के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने एडवोकेट महमूद पराचा साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं सीधा सवाल करना चाहता हूं कि फिलिस्तीन के समर्थन में अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा। ये उसी सोच का नतीजा है जो पिछले 9 साढ़े 9 साल से सत्ता में बैठी हुई है कि मुसलमान कुछ भी करें या कहीं पे भी कुछ हो तो मुसलमानों को उसमें शामिल करके हिंदू मुस्लिम करो, अपना नफरती एजेंडा आगे बढ़ाओ, वोटों का ध्रुवीकरण करो। 5 राज्यों के चुनाव हमारे सामने हैं जिन्हें सेमीफाइनल माना जा रहा है 2024 का। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? मुसलमान ही क्यों, मणिपुर में तो ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल और क्रिश्चियंस हैं। ये RSS और ज़ायनिस्ट ताकतें, और इस मेरी बात को आपके दर्शकों से गुजारिश करूंगा बहुत ध्यान से सुने। RSS और ज़ायनिस्ट ताकतें जो हैं, यहूदी ताकतें नहीं, ज़ायनिस्ट ताकतें जो हैं पूरी दुनिया में एक हो गई हैं। जैसे ज़ायनिस्ट ताकतें होती हैं वैसे ही RSS है। जैसे RSS है बुरे काम, गंदे काम, चोरी डकैती के काम, लूटपाट के काम, हमलों के काम, आतंकवादी घटनाएं करती है और उसकी बदनामी हिंदू समाज की होती है। यह फर्क है ज़ायनिस्ट और यहूदियों में, ज़ायनिस्ट और ज्यूज में। दुनिया भर में आतंकवादी घटनाएं, ईरान के अंदर हो या दूसरे देशों में हो, वहां के लोकल क्रिमिनल से मिलकर दूसरी तरीके से आतंकवादी किलिंग्स कौन कराता है? मोसाद या ज़ायनिस्ट फोर्सेस। बदनाम कौन होता है? यहूदी या ज्यूज। तो ये नैरेटिव समझना बहुत जरूरी है। RSS और ज़ायनिस्ट ताकतों के बीच में दोनों ने अब हाथ भी मिला लिए हैं। पूरी दुनिया में ये पैसे लूटने का काम बैंकिंग इंडस्ट्री से, इंश्योरेंस इंडस्ट्री से, शेयर मार्केट की इंडस्ट्री से और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि प्रॉपर्टी मार्केट से ये पूरी दुनिया को लूट रहे हैं। बिटकॉइन इसका लेटेस्ट एग्जांपल है। तो RSS के पेट में दर्द तो होगा ही अगर ज़ायनिस्ट फोर्सेस की शिकस्त होगी। अब शिकस्त कैसे हुई है वो समझने की बात है। और जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र कर रहे हैं या देश में दूसरी जगह भी बहुत सारे लोग फिलिस्तीन की हिमायत कर रहे हैं, तो मैं आपको भारत की पॉलिसी भी बताता चलूं। कंसिस्टेंट पॉलिसी राजीव जी के डेथ तक जी क्या थी? हमारे देश ने पहला नॉन मुस्लिम देश था जिसने फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज किया। हमारा देश 1990 तक, जब तक राजीव जी जिंदा थे, इजराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था एज ए कंट्री और एज अ उसके साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब तक ने फिलिस्तीन का साथ दिया था और इजराइल को नकारा था। यह हमारे देश की कंसिस्टेंट फॉरेन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी रही है। तो जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो लोग कर रहे थे वो देश की पॉलिसी को, भारत की पॉलिसी, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी, किसी के साथ ना होने की पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे। जो नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले किसी राष्ट्र के जो हेड थे, जिन्होंने नेतन्याहू साहब के अपने जो उनके पर्सनल संबंध हैं, देश का इंटरेस्ट, देश की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी। और यहां मुझे यह बताना बहुत जरूरी है कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने अभी तक इस तरह की सख्त भाषा इस्तेमाल नहीं की है इजराइल के फेवर में या फिलिस्तीन के खिलाफ। फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ द कंट्री ने, क्योंकि वहां पे फाइलें मूव होके चेंज करनी पड़ेगी ना सारी पॉलिसी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने, अडानी जी क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के प्रिय हैं, और जब हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी तो अडानी जी का एकदम
ग्राफ जो है सड़क पे औंधे मुंह गिरा था और सब उनको चोर कह रहे थे। ठीक है। उनकी छवि सुधारने के लिए मोदी जी ने, जैसे वो दूसरी जगह अडानी जी को बिजनेस में सपोर्ट करने के लिए फोन करते हैं, उन्होंने शायद नेतन्याहू साहब को भी फोन किया होगा और हाइफा पोर्ट अडानी जी को उसी टाइम दिया गया था। अगर आप लोग देख रहे होंगे तो ये हो सकता है आप नेतन्याहू साहब ने फेवर रिटर्न मांगा और रिटर्न फेवर, उसी के एवज में मोदी जी ने एकदम से इतना हार्ड लाइन स्टैंड इंडिया की पॉलिसी, इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के खिलाफ जाके जो लिया, उसका नतीजा हो सकता है। लेकिन जो एएमयू के छात्र कर रहे हैं वो भारत की करेक्ट स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने बहुत कम शब्दों में बहुत सारी चीजें सारी क्लियर की हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है, मुसलमानों को क्या जरूरत आई थी? ना करते धरना प्रदर्शन, मुद्दा दे दिया भोंपू मीडिया को, मुद्दा दे दिया भगवा गैंग को, अब हल्ला मच रहा है, एफआईआर हो रही है, जेल में डाले जाएंगे, तमाम तरीके से हंगामा बरपा होगा और कहा जाएगा कि देखो हमारा देश तो इसराइल के साथ खड़ा है, हमारे प्रधानमंत्री तो इसराइल के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं और ये भारत में रहने वाले मुसलमान जो है फलस्तीन हमास का समर्थन कर रहे हैं। क्यों दिया है मुद्दा आप लोगों ने? देखिए, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, ज़ायनिस्ट फोर्सेस को और उसी नक्शे कदम पे आरएसएस चल रही है। किसी मुद्दे की आवश्यकता नहीं है, वो मुद्दे खुद क्रिएट करते हैं। ये हमास की जो फोर्सेस हैं, और हमास को इजराइल भी रिकॉग्नाइज करता है एज लोकल गवर्नमेंट। ये नेतन्याहू साहब खुद रिकॉग्नाइज करते हैं हमास को एज लोकल गवर्नमेंट। हिजबुल्लाह को लेबनान में, दोनों के संबंध हैं, आपस में इंटरैक्शंस होती हैं इजराइल कंट्री की। तो ये भारत में हमारे बहुत सारे लोग उनको जो आतंकवादी संगठन कह रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आता। जहां तक मौका देने की बात है ना, मौका इनको चाहिए नहीं, मौका ये क्रिएट करते हैं। हिजाब का मौका क्या हम लोगों ने दिया, मुसलमानों ने दिया। जो ये मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, क्या मुसलमान मॉब लिंचिंग का मौका दे रहे हैं? जो ये गोहत्या के लिए जो इन्होंने एक रैकेट चला लिया है पूरे देश में, रास्ते में से लोगों को उतार उतार के मारना, पूरा जो बीफ एक्सपोर्ट का बिजनेस जो आरएसएस के लोगों ने हथिया लिया है, किस तरीके से, यही काउजिलेंट के सारा बीफ एक्सपोर्ट अब आरएसएस के लोग कर रहे हैं। बेसिकली सारा जो उनका ड्रामा था वो सिर्फ पैसे चुराने के लिए था ना, बीफ का एक्सपोर्ट छीनने के लिए। तो ये सारे ड्रामे। दूसरे देखिए, लव जिहाद, ये जिहाद, किसी चीज में कोई दम है? तो ये मुद्दे क्रिएट करते हैं। इनसे कभी भी बैकफुट पे जाने का मतलब है इनको और हौसला देना। ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा कि किसी बात को नहीं सुनना चाहिए। जो एएमयू के छात्रों ने किया वो राष्ट्र हित में किया। चाइना और पाकिस्तान ये चाहेंगे कि भारत जो है इजराइल का ओपनली साथ ले, जैसे भारत के प्रधानमंत्री ने लिया है, ताकि सारी मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो भारत के खिलाफ खड़ी हों। ये बहुत दिन से साजिश चल रही है, इसीलिए इस्लाम के खिलाफ, इसीलिए मुसलमानों के खिलाफ आरएसएस और बीजेपी के लोग बार बार बोलते हैं, चाइना और पाकिस्तान से फायदा उठाने के लिए। चलिए ठीक है, आपने कुल मिला के बताने की कोशिश की कि भैया करोगे कुछ भी, बोलोगे तब भी, ना बोलोगे तब भी, ये लोग तो मुद्दा कुछ ना कुछ बना लेंगे। अपनी बातचीत की शुरुआत में आपने जिक्र किया था मणिपुर का। मणिपुर की महिलाओं को किस तरीके से निर्वस्त्र करके घुमाया गया, क्या क्या उनके साथ किया गया, तमाम तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। उस पर ना भोंपू मीडिया का खून खोला, ना भगवा गैंग का खून खोला। लेकिन जो इजराइल की कुछ तस्वीरें आई हैं जिसमें आरोप हमास पे लग रहा है, उन्हें देख के ये लोग बड़ी चिंता जता रहे हैं। तो ये महिला में फर्क करते हैं क्या? मणिपुर की महिला इनके लिए महिला नहीं थी और इजराइल की जो महिला है वो इनके लिए महिला है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पे आरोप मुस्लिम लोगों पे लग रहा है? देखिए, पहले मैं आपको एक बात बहुत सफाई से बता दूं, दो देशों के बीच में वॉर चल रही है। नेतन्याहू साहब ने खुद बोला ये वॉर है, ठीक है? तो वॉर में अगर कोई ज्यादती करता है, मैं अगर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर हमास के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि मेरा ये कहने की वजह क्या है, क्योंकि जो ये आरएसएस की, जिसको आप भोंपू मीडिया कहते हो, मैं क्रिमिनल मीडिया कहता हूं, और जो ये मीडिया है, आप इनको देखते होंगे कि ये एक झूठा नैरेटिव क्रिएट करते हैं, हमेशा झूठी वीडियोस बनाते हैं। आपने देखा ना, यहाँ पे भी, इंडिया में भी होता है ऐसे। तो जो ज़ायनिस्ट फोर्सेस हैं वो तो इनके सिखाने वाले या इनके बॉसेस हैं इनको सिखाने वाले। तो मैं किसी भी ऐसी चीज को, किसी भी ऐसी वीडियो को जिसकी ऑथेंटिसिटी इंडिपेंडेंट लोग नहीं कर रहे हो, तो मैं उसको सच नहीं मानता। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर जो वीडियोस आ रही हैं, जो वीडियोस बन के, जो हमास के जो फौजी दस्ते हैं उनकी जो वीडियोस आ रही हैं, अगर उनमें सच्चाई है तो वो वॉर क्राइम है। उसी तरीके से जो इजराइल की फौज है, जो आज से नहीं,
इस जो ये लेटेस्ट बैटल शुरू हुई है उसके टाइम से नहीं, बहुत पहले से रोज जो बॉम्बिंग कर रहे हैं, जो महिलाओं और बच्चों को उठा के ले जाते हैं, उनके साथ ज्यादतियां करते हैं, जो मीडिया में आता है। तो ये वो सच इसलिए होता है क्योंकि सारी मीडिया, आप देखें कोई भी मीडिया उठा के देख ले, सब जायनिस्ट फोर्सेस के अंडर है। इंटरनेशनल मीडिया को बहुत कम, एक दो को छोड़ के, बहुत सारी रिकग्नाइज्ड और रिस्पेक्टेबल मीडिया भी है, वो 75% सच दिखाते हैं। 25% जब असली बात होती है तो उसमें वो कुछ ना कुछ स्लांट करके गलत बात या गलत चीज दिखाने की कोशिश करते हैं, जो आपके सामने अभी भी बहुत बड़े बड़े जो न्यूट्रल मीडियाज माने जाते हैं उनकी जो तस्वीर निकल के आ रही है वो है। तो चलिए एक मिनट में अपनी बात खत्म कर लूं। तो जो छन के आती है, तो वो अगर 100 जो ज़ायनिस्ट फोर्सेस हैं 100 काम गलत करते होंगे फिलिस्तीनियों के साथ, तो वो छन के जो मीडिया में आता है वो मुश्किल से 25% आता है। तो उसकी सच्चाई ज्यादा सच्ची होती है। यहां उल्टा होता है कि अगर कुछ किया होगा तो उसको 10 गुना ज्यादा करके दिखाएगी ये मीडिया, जो कि कॉम्प्रोमाइज्ड है बाय ज़ायनिस्ट फोर्सेस। तो वॉर क्राइम्स इजरायली फोर्सेस जो कर रही हैं, यानी कि ज़ायनिस्ट फोर्सेस जो कर रही हैं, दोनों का न्यूट्रल बैलेंस करके एक तरीके से ट्रायल होना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसके मैं फेवर में हूं, और यही भारत की पॉलिसी भी होनी चाहिए। जी सही कह रहे हैं आपके, जहां लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है, वार चल रही है, युद्ध हो रहा है, वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जो कि होनी नहीं चाहिए। लेकिन मणिपुर पे मैंने सवाल पूछा था तो आपने उसका जवाब यही दिया कि वहां पे तो वार नहीं चल रही है, लेकिन वहां पे जो कुछ हो रहा है उस पर खामोशी क्यों इख्तियार की जा रही है। लेकिन इस बीच आपने जिक्र किया ज़ायनिस्ट फोर्सेस का और कहा कि मीडिया का पर कब्जा है। सवाल मैं आपसे सीधे पूछना चाहता हूं, इंटरनेशनली कोई भी मुद्दा हो तो ज़ायनिस्ट फोर्सेस कह दीजिए, भारत में कोई भी मुद्दा हो तो आरएसएस की विचारधारा कह दीजिए। ये आसान तरीका नहीं है खुद को बचाने का या बचने का? नहीं, ये सच्चाई है, सच्चाई है। खुद को बचाने और बचने का तरीका नहीं है। मैं तो समर्थन कर रहा हूं ना, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं भारत की जो एक्सटर्नल पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, उसको बचाने का। जहां तक तो इसमें हम लोग जो कर सकते हैं हम लोग करेंगे ही और कर भी रहे हैं। तो बचने का रास्ता नहीं है, लेकिन देखा यह जाएगा। देखने की बात यह है कि ज़ायनिस्ट फोर्सेस जो हैं वो सारे बैंकिंग, इंश्योरेंस, शेयर मार्केट के और बिटकॉइन के बिजनेस पे कब्जा रखती हैं और इंटरनेशनल मीडिया पे भी कब्जा रखती हैं। तो ये मैं इसी सवाल को आगे बढ़ा देते हैं। आपने कहा कि कुछ इंडिपेंडेंट, ठीक है, मणिपुर के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। मणिपुर में भी हराम भाई तेलुगु, ओके ना, आगे ले लेता हूं मैं, ठीक है। इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि आपने कहा कि कुछ इंडिपेंडेंट मीडिया वाले भी आजकल ऐसी बातें कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे भारत के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो पहले बड़े बड़े जो है चैनल्स में बैठे हुए थे, आज वो भी यूट्यूब पे आ गए हैं। वो भी शुरुआत में हमास को आतंकवादी संगठन कह रहे थे। आपकी नजर से वो मामला गुजरा भी होगा, उसे लेके आप क्या कहना चाहते हैं? वो लोग तो आजाद हैं और वो आजाद होने के बाद भी अगर हमास को आतंकवादी संगठन कह रहे हैं तो उसे भी आप गलत कहेंगे? देखिए, जॉर्ज सोरोस साहब हैं, उनसे कौन कौन फंडिंग लेता है इस पे भी आप लोग कभी एक रिसर्च करके स्टोरी कीजिए। जॉर्ज सोरोस साहब एक ज़ायनिस्ट व्यक्ति हैं। तो ये बात है। और ये 50-100, मैंने जैसे कहा ना, इंटरनेशनल मीडिया के बारे में भी जो नॉर्मली न्यूट्रल मानी जाती है, उसी तरीके से ये जो बहुत सारे कुमार हैं और शर्मा जी हैं और अंजुम जी हैं, इस प्रकार के जो लोग हैं ना, ये चैंपियंस माने जाते हैं मुसलमानों के, और मुसलमान ही इनकी सारी टीआरपी बढ़ाते हैं और इनकी सारी जो भी इनकी कमाई हो रही है अभी यूट्यूब से, वो वही ज्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही इनकी टीआरपी भी बढ़ाते हैं। तो ये लोग हमेशा एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं जो कि आरएसएस भी चाहता है, और वो नैरेटिव ये है कि चाहे मुसलमानों के पक्ष में बोला जाए या मुसलमानों के खिलाफ, हिंदू मुस्लिम का इशू बनाया जाएगा तो उसका फायदा आरएसएस को होता है। ये बात एस्टैब्लिश्ड है। और ये लोग आप देखेंगे कभी भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का मुद्दा नहीं उठाएंगे, सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा उठाते हैं। एक बात, अब जब जरूरत होती है उस बात को बहुत ही स्टाइल से हमास को आतंकवादी कह देंगे। मैं आपके सामने ये भारत का जो आतंकवादी संगठन घोषणा करने का जो कानून है, उसका मैं ये शेड्यूल रख रहा हूं यूएपीए का। उसमें हमास कहां है? मेरे ख्याल से इन बड़े बड़े जर्नलिस्ट को, जो मुसलमानों के बहुत बड़े हमदर्द बनते हैं, उनको ये पता होना चाहिए ना कहीं हमास आतंकवादी संगठन है, और इजराइल के खुद इजरायली गवर्नमेंट के उनसे संबंध है। यह बात जरूर है कि यूएनओ के दर्जनों जनरल बॉडी के रेजोल्यूशंस को धूल में मिला के, सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस को धूल में मिला के वीटो के जरिए वो आतंकी घटनाएं करते हैं। उनको तो आतंकवादी इन्होंने नहीं कहा अभी तक।
लेकिन हमारे क्रिटिसाइज करने से, हम जैसे लोगों के क्रिटिसाइज करने से फायदा ये हुआ कि अब लेटेस्ट जो मैं इनकी वो देख रहा हूँ वीडियोस, उसमें इन्होंने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहना बंद कर दिया। तो ये व्यूअर्स को, खासतौर पे मुस्लिम व्यूअर्स को अपनी ताकत भी समझनी चाहिए कि इन लोगों को भी लाइन पे लाने की जरूरत है कि न्यूट्रल रहें, स्टाइल से, तरीके से, छुप के, छदम रूप से वो काम ना करें जो आरएसएस और बीजेपी चाहती है। ठीक है, इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं और आप वकील हैं, वकील के जरिए आपसे सवाल पूछते हैं। आपने इशारा किया कि कुछ लोग ज़ायनिस्ट से फंडिंग ले रहे हैं, यानी कि न्यूज़ क्लिक की ओर आप इशारा कर रहे हैं, यानी अब आप सही मान रहे हैं कि सरकार की एजेंसी सही कर रही हैं, क्योंकि आरोप जो है वो किसी शर्मा जी पे लग रहा है या न्यूज़ क्लिक पे लग रहा है। अगर यही इसी तरीके का आरोप किसी मुस्लिम संगठन पे लग जाते, पत्रकार पे लग जाते, नहीं सरकार उसको फंसा रही है। इस बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, मैं मुस्लिम्स के लिए भी और इनके लिए भी यही कह रहा हूं कि इनको गलत तरीके से, नाजायज तरीके से विक्टिमाइज किया जा रहा है। मेरे लफ्जों को ध्यान से आपके व्यूअर्स से कहूंगा, सुने और समझें भी। देखिए, चाइनीज फंडिंग गलत है। वीवो, Xiaomi, ओप्पो, ये सब कंपनीज में डायरेक्टर्स मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन, मोदी जी और अमित शाह जी के बहुत क्लोज संबंधित, 2014 से ये कंपनियां जो चाइनीज पीएलए, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उसकी कंपनियां इंडिया में घुसी हैं बहुत बड़े तरीके से गुजराती मनुवादी बिजनेसमैन के थ्रू, और इंडिया का जबरदस्त फाइनेंशियल लॉस कर रही हैं, और इंडिया से चाइना पैसा लूट के ले जा रहा है। तो इनका नंबर आएगा चाइना से, या चाइना के थ्रू, या चाइना से इनडायरेक्टली कोई व्यक्ति। हालांकि न्यूज क्लिक पे ऐसी एलिगेशन नहीं है। एक व्यक्ति है जो चाइनीज सिटीजन नहीं है, वो अमेरिकन सिटीजन है, लेकिन वो शंघाई में रहता है अभी, इसलिए ये एलिगेशन आ रही है। लेकिन अगर चाइना से पैसे भी लिए हैं तो लिस्ट बनेगी ना। सबसे बड़ा चोर जो है वो अडानी है। मैं अपना सवाल फिर आगे बढ़ा रहा हूं। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं अपना सवाल एक बार फिर आपके सामने रख रहा हूं, मुझे याद है, उसके जवाब दे रहा हूं। अच्छा ठीक है, चलिए मैं ले लेता हूं ना सवाल। याद है तो मैं क्यों, मैं वो बता, तो इनको कैसे विक्टिमाइज किया जा रहा है मैं वो बता रहा हूं आपको। सबसे पहले अडानी का नंबर आना चाहिए। चांगचोंग लिंग, जिसने अडानी की कंपनी एस्टैब्लिश कराई है, वो चाइनीज है। वो सब पैसा अडानी ने, सबसे ज्यादा लाखों करोड़ रुपए चाइनीज पैसा जो इंडिया से ही रूट करके करप्शन मनी ले गए थे, वो चाइना के थ्रू रूट करके लाए हैं और चाइना वापस ले जा रहे हैं। तो सबसे पहला नंबर उनका होना चाहिए। फिर अंबानी का, फिर कम से कम सैकड़ों नहीं हजारों मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन का नंबर आना चाहिए। ये फिर बेचारे जो ये नीचे आते हैं ना, जिन्होंने छोटे मोटे पैसे लिए हैं, उनका नंबर तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के पास टाइम ही नहीं आएगा ना। तब अगर उन सीक्वेंस में ईमानदारी से चोरों को पकड़ना शुरू करेंगे तो इनका नंबर आने में 10 साल लगेंगे, क्योंकि इनसे हजारों गुना ज्यादा चोरी करने वाले चाइना के साथ। मेरा सवाल मैं फिर आपके सामने रख रहा हूं। मेरा कहना यह है कि आरोप लगे और उस आरोप के आधार पे आप कह रहे हैं कि ये लोग पैसा ले रहे हैं, कोई प्रूफ थोड़ी हुआ है, तो आप अभी से एक वकील होने के नाते ऐसा कैसे कह सकते हैं? नहीं, मैं आरोप लगे मैं नहीं कह रहा हूं। अडानी साहब ने इसको तस्लीम किया है। मनुवादी मानसिकता मैं अडानी की बात नहीं कर रहा हूं, न्यूज़ क्लिक की बात कर रहा हूं। मना नहीं कर रहे हैं वो, इसलिए मैं आरोप नहीं कह रहा हूं, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। ये मैं अपनी एक तरीके से जो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, जो अनकंट्रोवर्टेड फैक्ट्स हैं, उनको स्टेट कर रहा हूं, जो कि भारत सरकार ने मांगे हैं और अडानी साहब ने अभी तक मना भी नहीं किया है, बल्कि उनकी जो रिपोर्ट्स आई हैं उन्होंने माना है ये बात। पर वो ये कह रहे हैं कि ये वाले चाइनीज जो हैं, ये शरीफ चाइनीज हैं, ये पैसा तो चुरा के ले जा रहे हैं। जो निर्मला सीतारमण जी ने बताया था अभी पिछले एक करीब 6 महीने पहले, ये सुशील मोदी जी के सवाल पे, जो खुद बीजेपी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के 75,000 करोड़ रुपए तो अभी पिछले 3-4 महीने में चाइनीज कंपनियां चुरा के ले गई हैं। उसको किसी अडानी, अंबानी ने या वीवो या उसने मना नहीं किया कि हम लोग चुरा के ले गए हैं अभी तक भी। तो मैं वो फैक्ट स्टेट कर रहा हूं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये लोग गिल्टी हैं। चलिए, ये एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है, इस पे एक अलग से विस्तार से बातचीत की जा सकती है, लेकिन आखिर में वहीं आना चाहते हैं कि जब ये मामला चल ही रहा है, जंग की तरफ बढ़ ही रहा है और लगता है लंबा चलेगा, तो ऐसे में भारतीय मुसलमानों को क्या करना चाहिए? क्योंकि सरकार तो मौका ढूंढ रही है, भगवा गैंग तो मौका ढूंढ रहा है कि उनको FIR दर्ज करा के जेल में ठूसने का। नहीं, जेल में अगर इंसाफ, बराबरी, देश की फॉरेन पॉलिसी को ठीक रखने के लिए, ज़ायनिस्ट हाथों में बिकने से रोकने के लिए, अगर सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं, दूसरे लोगों को भी, जो दूसरे लोग भी कर रहे हैं, उन्हें अपने देश हित में कोई
फॉरेन पॉलिसी के हित में कोई काम करना है तो उसके लिए करना चाहिए। जेल तो बहुत सारे लोग जा ही रहे हैं ना, सभी लोग जाएंगे जेल। तो जो भी आरएसएस और ज़ायनिस्ट फोर्सेस की मुखालफत करेगा उनके ऊपर इनका तरीका यही होता है कि झूठे मुकदमे लगाना, गोली चलवाना, मार देना, डराना। उससे डर के हम अपना देश प्रेम तो नहीं छोड़ सकते ना, भारत का फॉरेन पॉलिसी तो खराब नहीं होने दे सकते ना उससे। हम हमारा मकसद ये नहीं, जो लोग फंस जाते हैं, आप वकील के नाते जैसे फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तमाम चीजों की बात आप कर रहे हैं, उनको कोर्ट में जाके कुछ राहत मिलेगी वहां पे? एकदम मिलेगी, बिल्कुल मिलती भी है। आप देख रहे हैं ना, छुप भी रहे हैं। कुछ इंटरनल साजिशें हैं जो हमारे दोस्त नजर आने वाले दुश्मन हैं, उनकी वजह से इनको कुछ ज्यादा टाइम तक जेल में रहना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे रास्ता ठीक आ रहा है। आज एक और भी अच्छी खबर मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो शाही ईदगाह है मथुरा की, जो केस हम लोग हैंडल कर रहे हैं, एक ही ये अयोध्या, मथुरा, काशी में से मथुरा मैं केस हैंडल कर रहा हूं। तो आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वो पीआईएल डिसमिस कर दी है जिसमें ये कहा गया था कि वो कृष्ण जन्मभूमि है और ये मथुरा शाही मस्जिद के नीचे कृष्ण जन्म स्थान है। तो ये भी एक आज बड़ी फतेह की बात है और बड़ी विक्ट्री की बात है। तो इसमें भी हम लोगों को कुछ ना कुछ खुशी भी होनी चाहिए कि अगर ठीक से लड़ाई लड़ी जाएगी कानूनी तो काम जल्दी भी होते हैं। चलिए ठीक है, इस पे एक अलग से बातचीत करेंगे कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से भी आपको एक बड़ी कामयाबी मिली थी। हालांकि सबसे बहस का मुद्दा ये होना चाहिए मथुरा वाले मामले में कि कैसे हाई कोर्ट जो ट्रायल कोर्ट के तमाम मुकदमों को अपने पास ट्रांसफर कर सकता है। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया, देखेंगे क्या होगा। आपने वक्त दिया, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया।